पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ एक चर्चा करी थी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के ऊपर, और मैंने आपको सीक्रेट स्टोरी ऑफ आइसिस बताई थी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। आज के इस वीडियो में हम उसी वीडियो के बेसिस पे आगे बढ़कर एक चीज़ को समझेंगे कि आइसिस के मॉड्यूल भारत में किस प्रकार से चलाए जा रहे हैं और उसके पीछे की क्या रणनीति और खेल है। देखिए, जब हम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की बात करते हैं तो हमने एक एस्पेक्ट जो पिछले वीडियो में चर्चा की थी वो ये था कि आइसिस का क्रिएशन इस कारण से हुआ कि जो ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी 2007 में हुई थी, उस ऑयल एंड गैस को कंट्रोल की लड़ाई के लिए रशिया को दूर रखने के लिए, यूरोप के उन देशों को जो रशिया के साथ अलाइन हो सकते थे उनको दूर रखने के लिए, फ्रांस एंड जर्मनी और रशिया का एक्सेस ना बनने के लिए आइसिस को बनाया गया, जिससे कि इन सारे देशों को टारगेट किया गया। लेकिन एक आइसिस नामक जो संस्था थी, इसका एक ट्रांसनेशनल ऑब्जेक्टिव भी था। इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमें फिर से वापस 2001 में जाना होगा। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया 9/11 के अटैक्स के बाद, तो उस समय अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान का रूल हुआ करता था। तालिबान एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी, अलकायदा बैकएंड लेवल पे था, अफगानिस्तान को कंट्रोल करते थे ये लोग। उस समय 2001 में ऐसी परिस्थिति हुई कि जब अमेरिका ने 9/11 के बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नाम का एक स्कैम स्टार्ट किया, तो उसमें अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उसने इस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का सहारा लेते हुए अफगानिस्तान और बेसिकली इराक को इवेंचुअली इन्वेड किया। जब उसने 2001 में अफगानिस्तान को सबसे पहले इन्वेड किया तो अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा जो थे तुरंत वहाँ से उठकर पाकिस्तान की ओर भागे। अलकायदा जो थी उसने जाकर तोरा बोरा माउंटेन्स का जो इलाका था, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से होता हुआ नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो NFPW वाला इलाका है पूरा, उस इलाके में जाकर उसने अपना दबदबा बना लिया। तालिबान जो थी उस समय उठकर वो सीधा की सीधा पाकिस्तान में आ गई। जब तालिबान उठ के पाकिस्तान आई तो उस समय तालिबान के केस में एक चीज़ तय थी, और वो चीज़ ये थी कि तालिबान ने उस समय अब पाकिस्तान को ये बात बोली कि देखिए 9/11 की जो हरकत है ये अलकायदा ने की है, हमने नहीं की है, हमें टारगेट ना किया जाए। हम उस टेरिटरी में अफगानिस्तान के कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पर अलकायदा आकर अगर प्लानिंग कर रही थी तो उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पकड़ा जाए, हमें नहीं। जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद पाकिस्तान को तो ये चीज़ समझ आई, लेकिन उसको बहुत समय लगा अमेरिका को ये चीज़ समझाने के लिए। तो अमेरिका ने 2007-8 तक तो पहले अंधाधुन जो है ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पर तबाही करते गए। अफगानिस्तान से लेके, इराक से लेके, सद्दाम हुसैन को हटाने से लेकर उन्होंने बमबारियां करी, लोगों को मारा। ह्यूमन राइट वायलेशन की अमेरिका बात करता है, लेकिन सबसे बड़ा ग्लोबल का ह्यूमन राइट वायलेटर वो खुद है। उस समय कोई ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके कोई देश ने कोई कंप्लेंट भी नहीं करी, लेकिन आज अगर कोई ऐसा ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाए तो अमेरिका एक बहुत बड़ा बकेड़ा क्रिएट कर देता है। लेकिन जब ये 2006-07 तक अमेरिका को खुद समझ आने लगा कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म एक नौटंकी है, जो कि सिर्फ आर्म्स के नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, ड्रोन वॉरफेयर को बढ़ावा मिल रहा है, ड्रोन्स के बेसिस पे प्रिसिशन वॉर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रिसिशन बॉम्बिंग के थ्रू हम अटैक करके टारगेट्स को रिमूव करना चाहते थे वो तो हो नहीं पाए, क्योंकि अलकायदा का ओसामा बिन लादेन तो मारा ही नहीं जा पा रहा था, वो तो पता ही नहीं कहाँ छुपा बैठा था। तो उस समय 2006-07 तक जब अमेरिका के अंदर एक सैचुरेशन आने लगा तो इस सैचुरेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की तालिबान जो थी उसने उठाया। तालिबान ने जाकर पाकिस्तान को और अमेरिका के कुछ CIA के चंद अधिकारी जो उस समय पाकिस्तान में पोस्टेड थे उनको जाकर ये बात बोली। पाकिस्तान के अंदर जब तालिबान के लोगों ने एक बात अमेरिका को समझाई, उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि देखिए आपकी असली दुश्मन जो है वो अलकायदा है, हम नहीं हैं। हम अलकायदा के साथ ज़रूर थे, लेकिन जो 9/11 की प्लानिंग थी, 9/11 जो था वो पूरा अलकायदा ने किया, तो आप हमें सज़ा किस बात की दे रहे हैं। बल्कि तालिबान ने उस समय कुछ वर्ग ऐसे थे तालिबान के जिन्होंने 2006-07 में अमेरिका की CIA के कुछ अधिकारियों को ऐसे फीलर तक दिए कि हम पाकिस्तान की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे अलकायदा की इंफॉर्मेशन देने के लिए, बट प्रोवाइडेड अगर आप एक क्विड प्रो क्यो करते हैं। लीगल लैंग्वेज में क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है कि अगर मैं आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद काम करूं तो उसके रिटर्न में आप मेरे लिए भी कुछ फ़ायदेमंद काम करेंगे। तो 2006-07 में एक अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान की ISI के बीच में और तालिबान के बीच में एक सीक्रेट डील कंक्लूड होनी शुरू हुई। डील के टर्म्स बड़े क्लियर थे। अलकायदा को टारगेट करेंगे, अमेरिका को दिखाना था कि भाई मैंने अलकायदा को टारगेट करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ा ग्लोबल दुश्मन था जिसने 9/11 मेरे सॉइल पे किया। लेकिन उसी के साथ साथ एक नैरेटिव ये भी क्रिएट करना था कि तालिबान जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है, और तालिबान तो इनफैक्ट नेशनलिस्ट ग्रुप्स है। लेकिन अमेरिका ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये करी कि 2006-07 में उसने तालिबान को कन्विंस करने की कोशिश करी कि देखिए 2003 से हमीद कारज़ई की सरकार अफगानिस्तान में है, वो एक संविधान के तहत अफगानिस्तान के अंदर रूल कर रही है, आपको वो संविधान को एक्सेप्ट करना होगा।
तालिबान ने उस समय ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल दी कि ये संविधान हमने नहीं बनाया, इसको आप लिख के लाए हैं वहाँ से, आपने हमारे ऊपर थोप के रख दिया। हम संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन एग्जिस्टिंग संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप हमारे को किसी भी तरीके से पावर स्ट्रक्चर में लाइए। अमेरिका इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं, जब तक आप संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आपको जो है पावर स्ट्रक्चर में आने से रोकेंगे। लेकिन दोनों पॉइंट्स जो थे वो एक एक्सट्रीम एंड पे ज़रूर थे, लेकिन दोनों के बीच में एक स्पेस थी जहां पर डायलॉग हो सकता था। 2008-9 से डायलॉग चालू हुआ। 2010 में एक लंदन कॉन्फ्रेंस हुई। लंदन कॉन्फ्रेंस में तालिबान के साथ डायलॉग को अमेरिका ने ऑफिशियल लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज किया। जब ऑफिशियल लेवल पर तालिबान के साथ डायलॉग को इंस्टीट्यूशनलाइज किया तो उस समय ये बात बोली गई कि ये जो तालिबान है, इस तालिबान को अब हमें ग्रेजुअली पावर स्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान के अंदर लेके आना है। इसको अफगानिस्तान के संविधान के प्रतीक जो है संवेदनशीलता बनवाकर इसको अफगानिस्तान के अंदर इंटीग्रेट करना है। 2010 में लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद जब तालिबान का इंस्टीट्यूशनल डायलॉग शुरू हुआ तो उसी साथ साथ एक प्रोसेस और भी चालू हुआ जिसको हम हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने रीजनल प्लेयर्स जैसे कि भारत हो गया, रूस हो गया, इन सारे आसपास के देशों को भी बोला, ईरान जैसे लोगों को, तुर्की जैसे लोगों को, कि आप लोग भी एकजुट होकर अफगानिस्तान से डायलॉग कीजिए, क्योंकि पूरे विश्व के सामने एक नैरेटिव क्रिएट करना था कि तालिबान कोई प्रॉब्लम नहीं, तालिबान एक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि तालिबान को इवेंचुअली लॉन्ग रन में अफगानिस्तान में लाने से अफगानिस्तान एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी। लेकिन समस्या कब आई? समस्या आई कि 2011-12 में। 2011-12 बड़े वोलेटाइल पीरियड्स थे। पहली बात तो इस पीरियड में 2011-12 के पीरियड में ओसामा बिन लादेन मारा गया। दूसरी बात, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो अलकायदा फ्रैगमेंट हो गई। अलकायदा फ्रैगमेंट होने के बाद तालिबान के अंदर जो तालिबान पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर बड़ी खलबली मच गई। खलबली कुछ ऐसी मची कि तालिबान का जो मिडल और लोअर लेवल का कैडर था, वो मिडल और लोअर लेवल के तालिबान के कैडर ने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि भाई हमें पावर स्ट्रक्चर में यदि आना है तो हमें प्रॉपर पोजीशन दी जानी चाहिए। अब समस्या ये थी कि अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया कि एक ऑलरेडी सरकार चल रही थी, संविधान के तहत वहाँ पर सरकार चल रही थी। उस सरकार के अंदर अगर तालिबान को इंटीग्रेट करना था, जो लंदन कॉन्फ्रेंस 2010 के बाद पॉसिबिलिटी बनी थी, तो उसमें केवल और केवल सीनियर तालिबान के जो लीडर्स थे और कमांडर्स थे उन्हीं को इंटीग्रेट किया जा सकता था। मिडल और लोअर लेवल तालिबान के जो कार्डर्स थे उनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता था फॉर द टाइम बिंग। लेकिन जब ये बात उन तक पहुंची कि उनको अभी फॉर द टाइम बीइंग इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, मे बी उनको लॉन्ग रन में कुछ ऑफर्स दिए जा सकते हैं, तो इसकी वजह से जो मिडल और लोअर लेवल तालिबान था 2013 में वो बड़ा वोलेटाइल होने लग गया। वो सीनियर लेवल तालिबान के खिलाफ रिवोल्ट करने लग गया। उसने उस टाइम पे एक नैरेटिव चालू कर दिया कि भाई ये जो सीनियर लेवल तालिबान है हम इसको अपना लीडर नहीं मानते। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि लोअर और मिडल लेवल तालिबान इतनी अक्कड़ में क्यों घूम रहे थे? उसका अक्कड़ में घूमने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो सीनियर लेवल तालिबान के कमांडर्स थे, जो एक जगह पर अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर नेगोशिएट कर रहे थे कि हमारे को पावर स्ट्रक्चर में लाया जाए, वो बेसिकली लीडर्स थे। लेकिन तालिबान का जो बैकएंड लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे पूरा ड्रग ट्रेड, इलीगल अफीम का पूरा माफिया जो था, उसको संभालने वाले तो मिडल और लोअर लेवल के लोग थे। अब समस्या सबसे बड़ी ये थी कि अगर मिडल और लोअर लेवल के लोग एक अड़चन बनेंगे सीनियर लेवल लोगों के तालिबान के एम्बिशन को मटीरियलाइज करने में, तो उस समय दिक्कत ये आएगी कि इन सीनियर लेवल लोगों को इंटीग्रेट करने में प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। तो आप 2012-13 में देखिए कि उस समय जब ये पूरा डिबेट चल रहा था कि तालिबान बढ़ चुका था सीनियर लेवल, मिडल और जूनियर लेवल में, तो आप देखिए कि सीनियर लेवल एक जगह है जो कि पावर स्ट्रक्चर में आना चाहता है, जो कि चर्चा कर रहा है। वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, थक चुका है वायलेंस कर करके। लेकिन दूसरी जगह पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर मिडल और जूनियर लेवल तालिबान था जो पावर एम्बिशन लेके बैठा था, पेशेंस नहीं था, पावर स्ट्रक्चर में तुरंत आना चाहता था, अपने लिए पोजीशन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसको किसी भी प्रकार की पेशेंस नहीं थी कि लॉन्ग रन में हो सकता है कि उसका विश और एम्बिशन मटीरियलाइज कर जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को एक चीज़ सूझी। अमेरिका की CIA ने एक ग्लोबल लेवल पर अपने जो उनके एकेडमिक थिंक टैंक्स हैं, उन थिंक टैंक्स के थ्रू एक नया नैरेटिव चालू किया। और वो थिंक टैंक्स जो थे उस समय अमेरिका के फंडेड, अमेरिका के CIA के स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स, उन्होंने 2012-13 में एक शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब देखिए कि इन्होंने एक ये ऐसा गेम खेलना शुरू किया, गुड तालिबान बैड तालिबान, कि 2012-13 में तालिबान को लेके जो ग्लोबल लेवल पे राइटिंग्स लिखी गई, ये राइटिंग्स इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन राइटिंग्स के थ्रू दूसरे देशों का जो प्रभाव है, दूसरे देशों का जो व्यवहार है, वो भी इन्फ्लुएंस होगा।
क्योंकि ये राइटिंग्स ग्लोबल लेवल पे पढ़ी जाती हैं। तो अमेरिका ने एक राइटिंग्स के थ्रू CIA ने ये नया नैरेटिव शुरू किया कि एक वर्ग है जिसको हम गुड तालिबान कहते हैं, एक वर्ग है जिसको हम बैड तालिबान कहते हैं। उसने कहा गुड तालिबान वो वर्ग है जो बेसिकली पावर स्ट्रक्चर में आना चाहता है, संविधान के प्रति संवेदनशीलता रखता है, लेकिन बैड तालिबान वो वर्ग है, खास करके मिडल और जूनियर लेवल का, जो बेसिकली पावर स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहता और वो बेसिकली लड़ाई करना चाहता है अभी भी। अब सवाल ये था कि जब ये गुड बैड तालिबान का एक नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में करेंसी के तहत पॉपुलर हो गया, जब हर देश जो है गुड बैड तालिबान की चर्चा करने लग गया, तो इसी पीरियड में CIA ने एक रणनीति के तहत ये एक नया गेम रचा कि हम अब कुछ काम करके ये जो बैड तालिबान है इसको ग्रेजुअली एलिमिनेट करते हैं। इस बैड तालिबान को एलिमिनेट करने के लिए 2014 में जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का गठन हुआ, तो आईसिस ने सबसे पहले जब अपनी रिक्रूटमेंट चालू करी 2014 में, तो 2014 में उस समय आईसिस की रिक्रूटमेंट में ये बात बोली गई कि देखिए हम तो जो है इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, हम इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं इराक की टेरिटरी में और सीरिया की टेरिटरी में। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने जो आईसिस आया उसने टेरिटोरियलाइजेशन की बात करी, यानी कि उसने बोला कि हमारे पास टेरिटोरियल कॉन्क्लेव्स होंगे, ये जो टेरिटोरियल कॉन्क्लेव्स होंगे इसमें ये टेरिटरी पे हमारा कब्जा होगा, हमारे काबू में ये टेरिटरी रहेगी और हम यहाँ पर सबसे प्रिस्टीन इस्लाम फॉलो करेंगे। जब ये चर्चा शुरू हुई तो उस समय ये जो मिडल और जूनियर लेवल के तालिबान लोग थे, जो कि बेसिकली अफीम का माफिया से लेके छोटे छोटे टेरिटरी के कंट्रोल से लेके अफीम की खेतीबाड़ी को कंट्रोल किया करते थे, इन लोगों को आईसिस का ये प्रोपोजिशन बड़ा अट्रैक्टिव लगा। इनको लगा कि आईसिस जो है टेरिटरी ऑफर कर रही है, क्यों ना हम जाकर आईसिस के साथ जुड़ जाएं और सीनियर लेवल तालिबान को आईसिस के अंदर रह के टारगेट करना शुरू करें। और ये रणनीति अमेरिका ने खुद रची थी कि अमेरिका ने खुद एक आईसिस नामक संगठन इस प्रकार से बनाया कि जो लोअर लेवल तालिबान और मिडल लेवल तालिबान था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाए। और वही हुआ कि 2014-15 में हमने ये देखा कि जितना मिडल और लोअर लेवल तालिबान का काडर था वो अपने आप तालिबान छोड़ के यहाँ से सीधा आईसिस के अंदर जाके बैठ गया। और आईसिस उस समय एक बहुत ही वायलेंट मैनिफेस्टेशन के प्रतीक बाहर निकला। और जब आईसिस ने वायलेंट मैनिफेस्टेशन अपनाया तो 2015, 16, 17 आपको याद होगा, एक ऐसा पीरियड था जब आईसिस जो है रोज के रोज नई नई टेरिटरी ऑक्यूपाई करती थी, नए नए सिटीज को ऑक्यूपाई करती थी और उन एरियाज में जा जाकर कत्लेआम करके लोगों को मार काट करा करती थी। ये सारा खेम जो है उस समय फ्रस्ट्रेशन के तहत लोअर और मिडल लेवल के तालिबान के काडर ने भी करना शुरू किया। इससे जो है एक रास्ता साफ हो गया कि तालिबान में केवल अब वही लोग बचे थे जो पावर स्ट्रक्चर में आना चाहते थे। तालिबान में बेसिकली वही लोग रह गए थे जिनको सत्ता के साथ अब प्रेम था, जो इवेंचुअली लॉन्ग रन में सत्ता को कंट्रोल अफगानिस्तान की करना चाहते थे। तो एक चीज तो तय हो गई कि 2014 में जब अमेरिका ने आईसिस को इस प्रकार से क्रिएट किया कि उसने मिडल और जूनियर लेवल तालिबान को अट्रैक्ट करके उसको ऑटोमेटिकली वहां पर बुला लिया और 2016-17 के बाद उस मिडल और जूनियर लेवल तालिबान को अटैक करते करते 2019 तक पूरा निपटा के मार दिया। तो अमेरिका की इस रणनीति के तहत जब उसने तालिबान को पूरा सैनिटाइज करके प्योर बना दिया, इसी रीजन से पाकिस्तान ने भी इस चीज को देखा और पाकिस्तान ने एक चीज अमेरिका को 2014 में बोली। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका देखो, तुम्हारे इस गंदे खेल को हम जानते हैं, तुम्हारे इस खेल को कि तुमने आईसिस क्यों बनाया, आईसिस में मिडल जूनियर तालिबान को लाके तुम क्या कर रहे हो ये हम जानते हैं। अब तुम चाहोगे तो हम इसका पूरा भंडाफोड़ पूरे विश्व के सामने भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो करेंगे नहीं, हम अपना मुंह बंद रखेंगे, क्विड प्रो क्यों कर लो कुछ। अब अमेरिका के ऊपर दबाव था, वो भी इस चीज़ को समझना चाहता था कि मेरे को पाकिस्तान का लॉन्ग रन में सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो इस केस में मैं क्या करूँ। तो उसने अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं भारत के अंदर कश्मीर को छोड़ के बाकी भारत के अंदर टारगेट करके अटैक करना चाहता हूँ। और इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कश्मीर में एक सैचुरेशन आ चुका है, मुझे वहाँ ज़्यादा खेल खेलना नहीं है, मुझे बाकी भारत के इलाके को टारगेट करना है। और इस बाकी भारत के इलाके को टारगेट करने के लिए मैं 2005 से कराची प्रोजेक्ट, 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 2007 से इंडियन मुजाहिदीन के तहत कोशिशें कर रहा हूँ। 2013-14 तक समय ऐसा आ चुका था कि भारत ने इंडियन मुजाहिदीन को टोटली निपटा दिया था। और क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन टोटली निपट चुकी थी, पाकिस्तान को एक नया फ्रंट चाहिए था भारत के अंदर ऑपरेट करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने आईसिस का सहारा लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका की मिलीभगत के साथ एक रणनीति के तहत 2014 में आईसिस के मॉड्यूल्स भारत में क्रिएट करवाए। अबू बकर अल बगदादी जो था, जो कि बेसिकली आईसिस का हेड था, उसके थ्रू स्टेटमेंट्स दिलवाए गए कि आईसिस जो है, जो एक कैलिफेट इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसके कुछ मॉड्यूल्स भारत में भी ऑपरेट कर रहे हैं जो भारतीय नागरिकों को रिक्रूट करना चाहते हैं।
आईसिस के थ्रू जब ये स्टेटमेंट्स दी गई, तो उसके बाद आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने आईसिस के मॉड्यूल्स आईसिस के बिहाफ पे भारत में बनाने शुरू करे। और 3 सबसे बड़े मॉड्यूल्स जो उसने बनाए, उसमें से सबसे पहला मॉड्यूल था यूसुफ अल हिंदी, दूसरा मॉड्यूल था अंसारुल तौहीद और तीसरा मॉड्यूल था हरकतुल हर्ब इस्लामी। तो ये जो 3 मॉड्यूल्स थे, जिनको हम आईसिस के मॉड्यूल्स भारत में कहते हैं, ये 3 मॉड्यूल यूसुफ अल हिंदी, अंसारुल तौहीद, हरकतुल हर्ब इस्लामी, ये बने केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम के इलाके में। इन सारे इलाकों में ये मॉड्यूल्स बनाए गए। इन सारे इलाकों में सबसे पहले एक रणनीति के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराने की एक गेम खेली गई, ताकि रिलीजियस कन्वर्जन के बेसिस पे एक पोलराइजेशन हो पाए। इसके साथ साथ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका से लोगों को, महाराष्ट्र से लोगों को कैलिफेट के इलाके में आईसिस की टेरिटरी में ले जाने की एक मुहिम चलाई गई कि लोगों को दुबई लेके जाया गया। दुबई से उनको बिठाकर जहाज़ों में इराक, सीरिया तक बॉर्डर्स पे फेंका गया और वहाँ से उनको कैलिफेट की टेरिटरी में जोड़ा गया, जिससे कि ये पूरा गेम रियल लगेगी। आईएसआई कुछ नहीं कर रही है, आईसिस ही सब कुछ कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एक ट्रांसनेशनल जिहाद के तहत कोशिश अब ये की गई कि यहाँ पर कर्नाटका, केरला से लेके आपके आसाम, पूरे वेस्ट बंगाल के इलाके में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के ऊपर एक थ्रस्ट किया जाए। और ये थ्रस्ट ऐसा किया गया कि यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन, कैलिफेट, साथ में आपके हिंदू मुस्लिम वायलेंस, लॉज का ऑपोजिशन। तो ये जितनी भी चीज़ें हुई 2014 से लेके लगभग 2020 तक, 5 से 6 सालों के पीरियड में, ये जो पैन इंडिया लेवल पर मॉड्यूल्स हमें देखने को मिले आईसिस के, इस चीज़ को समझिए कि इसमें आईसिस का कोई रोल नहीं था। ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आईसिस के, आईएसआई ऑफ पाकिस्तान आईसिस के बिहाफ पर भारत में चला रही थी। और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स कंटिन्यूएशन थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और साथ में इंडियन मुजाहिदीन के। तो हमने क्या तरीका अपनाया था? हमने सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन को निपटाया। इंडियन मुजाहिदीन को निपटाने के बाद भारत की सरकार ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बंद किया। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन को जब दोनों को बंद किया, तो साथ साथ भारत की जो एनआईए है, उसने इन सारे के सारे आईसिस के मॉड्यूल्स, यूसुफ अल हिंदी, इसके बाद अंसारुल तौहीद, हरकतुल हर्ब इस्लामी, इन सारे आईसिस के मॉड्यूल्स को एक एक करके टारगेट करके इनको एलिमिनेट किया। अब समस्या सिर्फ ये है कि इन सारे मॉड्यूल्स के तहत हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज की डेट में आईसिस का कोई बड़ा मॉड्यूल भारत में नहीं बचा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के जितने बड़े बड़े मॉड्यूल्स थे, उनकी जगह पर अब छोटे छोटे स्लीपर सेल्स रह गए हैं। ये छोटे छोटे स्लीपर सेल्स को टारगेट करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए के कोलैबोरेटिव ऑपरेशंस होते रहते हैं। इसी रीज़न से आप देखते हैं कि कई बार अखबारों में ये न्यूज़ आती है कि आईसिस का एक स्लीपर सेल या माइक्रो मॉड्यूल पकड़ा गया। तो आज की डेट में आईसिस जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी मोटी लिमिटेड टेरिटरीज में रह गई है। लेकिन जो मैंने आपको पिछले वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला था आईसिस वाली, और मैं आज के इस वीडियो में दोबारा ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि हमने इंडियन मुजाहिदीन को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दोनों को जो है टारगेट करके रिमूव तो कर दिया। लेकिन भारत के लिए जो अभी भी समस्या बनी हुई है वो ये है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी का काडर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में आया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काडर इंडियन मुजाहिदीन में आया था। और जब से आपने इंडियन मुजाहिदीन को टारगेट किया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया, इसके बाद जब आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने आईसिस के मॉड्यूल भारत में चलाए, इन आईसिस के मॉड्यूल्स के बाद आज की डेट में छोटे छोटे जो स्लीपर सेल्स बचे हैं, उन स्लीपर सेल्स को हम टारगेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से ये भी खबर मिल रही है कि ये स्लीपर सेल्स आज की डेट में एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते आज एक नया संगठन बना बैठे हैं जिसका नाम है पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्यूअल। और ये जो पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्यूअल है, ये भारत के लिए एक नया खतरा उभर रही है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए आने वाले समय में ये पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्यूअल जो है, हमें ये देखना होगा कि इसके तार किस तरीके से आईएसआई और आईसिस से जुड़ेंगे। तो आज की डेट में जो पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्यूअल है, ये ज़कत के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा लेकर बड़े बड़े ट्रांसनेशनल संगठन हमास जैसों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो एक चीज़ तो तय है कि भारत में अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद रहा है, तो वो तो ये बात सत्य है कि वो रहा ही है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद सिर्फ कश्मीर में नहीं रहा, बल्कि कश्मीर के साथ साथ वो बाकी भारत में भी आया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्यूअल,
आईसिस के मॉड्यूल्स, यूसुफ अल हिंदी, अंसारुल तौहीद, हरकतुल हर्ब इस्लामी, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप मद्देनज़र रखें तो एक ट्रांसनेशनल जिहाद की पिक्चर भारत में इमर्ज होती हुई दिख रही है। इसको टारगेट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। एक तार टूटता है तो 3 तार जुड़ के और खड़े हो जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद भारत के अंदर किस प्रकार से आईसिस के मॉड्यूल्स चल रहे हैं वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।